चंदनपुर गांव के कोने में सोहन का एक छोटा सा खेत हुआ करता था। उस खेत की मिट्टी सूखी और बेजान थी। पानी देने वाला कुआं भी आधा सूखा हुआ था। लेकिन उस बंजर दिखने वाले खेत में सोहन की उम्मीदें हमेशा हरी रहती थीं। वो जमीन सोहन नाम का एक बेहद गरीब लेकिन ईमानदार किसान संभालता था। सोहन सुबह सूरज निकलने से बहुत पहले, जब आसमान में तारे होते थे, तब उठ जाता था। वो खुद बैलों को चारा डालता, खुद भारी हल से सूखी मिट्टी को पलटता और चिलचिलाती धूप में पसीना बहाते हुए खेतों में काम करता। सुनो जी, दोपहर की धूप बहुत तेज है, थोड़ी देर छांव में बैठ जाओ। अकेले इतनी मेहनत करोगे तो शरीर टूट जाएगा। अगर आज पसीना नहीं बहाऊंगा राधा, तो गोलू के स्कूल की फीस कहां से आएगी और इस सूखी मिट्टी से अनाज कैसे उगेगा? बापू, आप देखना, मैं शहर जाकर खेती की बड़ी पढ़ाई करूंगा, फिर हमारी इस मिट्टी से सोना उगेगा। बस बेटा, तुम मन लगाकर पढ़। तेरी यही बातें तो मेरी थकते हुए हाथों की ताकत हैं। सोहन अपनी इस छोटी सी जमीन के दम पर बेटे का भविष्य बदलना चाहता था। लेकिन हर साल खराब मौसम और पैसों की तंगी उसका रास्ता रोक देती थी। सोहन के खेत के पास ही गांव के बड़े जमींदार लाला धनीराम के बड़े बड़े हरे भरे खेत थे। लाला को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि इतना गरीब होने के बाद भी सोहन कभी उसके सामने सिर नहीं झुकाता था और अपनी सूखी जमीन से प्यार करता था। एक फटे हाल किसान जिसके पास ठीक से बैल भी नहीं है, वो मुझसे आंखें मिलाकर बात करता है। मालिक, सोहन की मेहनत का पूरा गांव लोहा मानता है। लोग कहते हैं उसकी नीयत साफ है। साफ नीयत से तिजोरी नहीं भरती। इस साल कर्ज के बदले इसकी जमीन अपने नाम करवा कर रहूंगा। अगले दिन लाला धनीराम अपने लठैतों के साथ सोहन के खेत पर पहुंच गया। अरे ओ सोहन, इस सूखी बंजर मिट्टी में क्या गधे की तरह खट रहा है? कंगाल है तू। ये जमीन मुझे बेच दे और शहर जाकर मजदूरी कर। लाला जी, गरीब जरूर हूं, लेकिन ये मिट्टी मेरी माँ है। मेहनत का अन्न उगाता हूं, इसे कभी नहीं बेचूंगा। देखते हैं तेरी ये अकड़ कब तक टिकती है। तू जिंदगी भर कर्जदार ही मरेगा। इतना बोलकर लाला हंसता हुआ वहां से चला गया। सोहन ने थके हुए हाथों से अपने खेत की मिट्टी को छुआ और चुप रह गया। उसी शाम गांव के सबसे बुजुर्ग किसान काकू सोहन के पास आए। उनके हाथ में कुछ अनोखे बीज थे। सोहन बेटा, ये पारंपरिक गेहूं के बीज नहीं हैं। ये जैविक और औषधीय पौधों के बीज हैं। शहरों में इसकी बहुत मांग है। तू पारंपरिक खेती छोड़ कुछ नया करके देख। सोहन की आंखों में एक नई चमक आ गई। काकू, मेरे पास नई खाद के पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास मेहनत की कोई कमी नहीं है। मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। सोहन ने काकू के पैर छुए और उन बीजों को अपनी छाती से लगा लिया। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद, जब फसल छोटी छोटी उगी ही थी, गांव में भयंकर ओलावृष्टि, टिड्डियों का हमला, तूफान हो गई। तेज ओलों ने सोहन की आधी फसल को बर्बाद कर दिया। खेत में चारों तरफ टूटे हुए पौधे बिखर गए। हे भगवान, ये तूने क्या किया? मेरी महीनों की मेहनत मिट्टी में मिला दी। सोहन कीचड़ और ओलों के बीच बैठकर अपने बर्बाद हुए पौधों को समेटने लगा। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। बापू, घबराओ मत। जो पौधे बच गए हैं, हम उन्हें रात दिन एक करके बचाएंगे। मैं भी स्कूल के बाद आपके साथ खेत में काम करूंगा। बेटा, इस बार तो बीज के पैसे भी डूब गए।
उस रात सोहन के घर में चूल्हा नहीं जला। पूरा परिवार बस एक दूसरे का हाथ थामे बैठा रहा। अगली सुबह सोहन भारी मन से खेत पर पहुंचा तो वो हैरान रह गया। वहां गांव के कई छोटे किसान अपने हाथों में कुदाल और जैविक खाद लेकर खड़े थे। सोहन भाई, जब पिछले साल हमारे खेतों में कीड़े लगे थे तब तुमने रात रात भर जाग कर हमारी फसल बचाई थी। आज तुम्हारी फसल बचाने हम सब आए हैं। लाला धनीराम सोचता है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर वो हमारे भाईचारे को नहीं हरा सकता। सोहन ने जब सबको अपने खेत में काम करते देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। महीनों के उस कड़े संघर्ष और अनोखी फसल का नतीजा ये हुआ कि सोहन के खेत में ऐसी फसल लहलहाई जो पूरे जिले में किसी ने नहीं देखी थी। शहर के बड़े बड़े व्यापारी सीधे सोहन के खेत पर फसल खरीदने ट्रक लेकर पहुंच गए। सोहन की वो अनोखी फसल लाखों रुपए में बिकी। अब सोहन के पास खुद का ट्रैक्टर था और उसका सूखा कुआं अब नए नलकूप में यानी ट्यूबवेल में बदल चुका था। लाला धनीराम ये सब अपनी हवेली की छत से देखकर जल भुन गया। एक मामूली किसान आधुनिक तकनीक और नई खेती से मुझसे भी अमीर कैसे बन गया? तभी उसने देखा कि सोहन अपने नए ट्रैक्टर पर गांव के दूसरे गरीब किसानों को मुफ्त में उन्नत बीज और जैविक खाद बांट रहा है। ओए सोहन, इतना पैसा कमाने के बाद भी ये मुफ्त का धंधा क्यों कर रहा है? मुनाफा कमाना सीख। लाला जी, सच्चा किसान वो नहीं जो तिजोरी भरे। सच्चा किसान वो है जिसके साथ पूरा गांव तरक्की करे और कोई भूखा ना सोए। ये सुनकर लाला धनीराम के पास कहने को कोई शब्द नहीं बचे। भीखनपुर गांव में उस साल ऐसी गर्मी पड़ी थी कि लोग दिन में घरों से निकलने से डरते थे। धरती आग की तरह तप रही थी। हवा भी ऐसे चल रही थी जैसे किसी ने अंगार फेंक दिए हो। उसी गांव के किनारे एक टूटी झोपड़ी में रघुनाथ अपने परिवार के साथ रहता था। गरीबी इतनी थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन उस घर में एक चीज ऐसी थी जिसे रघुनाथ अपने परिवार की जान मानता था। वो था एक पुराना टूटा हुआ पंखा। वो पंखा इतना पुराना था कि चलते समय जोर जोर की आवाज करता था। कभी चलता तो कभी बीच में ही बंद हो जाता। लेकिन उसी पंखे की हवा में पूरा परिवार रात गुजारता था। बाबा, आज बहुत गर्मी लग रही है। बस बेटी, थोड़ा और सह लो, मैं पंखा ठीक कर देता हूँ। रघुनाथ पंखे को हाथ से धक्का देकर चलाने लगता और जैसे ही पंखा घूमता बच्चों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती। रघुनाथ गांव के अमीर आदमी सेठ कैलाश के खेत में मजदूरी करता था। एक दिन तेज धूप में काम करते करते वो बेहोश होकर गिर पड़ा। अरे उठ, काम करने आया है या सोने? सेठ जी, बहुत चक्कर आ रहा है। अगर इतना ही कमजोर है तो काम छोड़ दे। गरीब लोग सिर्फ बहाने बनाना जानते हैं। इतना बोलकर सेठ वहां से चला गया और रघुनाथ चुपचाप जमीन पर बैठा रहा। उस रात बिजली भी चली गई। झोपड़ी के अंदर दम घुट रहा था। गर्मी की वजह से छोटे बच्चे रोने लगे। माँ, मुझे सांस नहीं आ रही। हे भगवान, अब क्या करें? रघुनाथ बार बार पंखे को देख रहा था। उसे डर था कि कहीं ये भी खराब ना हो जाए। अचानक पंखे से चिंगारी निकली और वो बंद हो गया। पूरा घर अंधेरे और गर्मी में डूब गया। बाबा, पंखा क्यों बंद हो गया? शायद
अब ये हमेशा के लिए खराब हो गया बेटा। ये सुनकर बच्चों की आंखों में डर उतर आया, क्योंकि उस तपती गर्मी में वही पंखा उनका एकमात्र सहारा था। सुनिए, क्या नया पंखा नहीं आ सकता? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं सीता। आज की मजदूरी से तो सिर्फ आटा आया है। रघुनाथ की आंखें भर आई। उसे पहली बार अपनी गरीबी पर गुस्सा आने लगा। अगले दिन गर्मी और बढ़ गई। छोटी गुड़िया का शरीर तपने लगा। लगता है इसे लू लग गई है। नहीं, मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। रघुनाथ तुरंत गुड़िया को गोद में उठाकर गांव के डॉक्टर के पास भागा। बच्ची को ठंडी हवा की जरूरत है। अगर ऐसी ही गर्मी में रही तो हालत और खराब हो सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर रघुनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी को कैसे बचाए। घर लौटते समय अचानक उसकी नजर कबाड़ी की एक पुरानी दुकान पर पड़ी। वहां एक बूढ़ा आदमी पुराने सामान ठीक कर रहा था। बाबा, क्या आप मेरा पंखा ठीक कर सकते हो? लेकर आओ बेटा, कोशिश करता हूं। रघुनाथ रात में पुराना पंखा लेकर वहां पहुंचा। बूढ़ा आदमी उसे ध्यान से देखने लगा। ये पंखा बहुत पुराना है, लेकिन इसे फेंका नहीं गया। मतलब इसमें किसी का प्यार छिपा है। बाबा, ये सिर्फ पंखा नहीं है, मेरे बच्चों की सांस है। बूढ़े आदमी की आंखें भर आई। उसने पूरी रात मेहनत करके वो पंखा ठीक किया। लो बेटा, अब ये फिर चलेगा। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जाती। जैसे ही रघुनाथ घर पहुंचा, उसने तुरंत पंखा चलाया। धीरे धीरे पंखा घूमने लगा। ठंडी हवा के साथ बच्चों के चेहरे खिल उठे। बाबा, अब अच्छा लग रहा है। ये सुनते ही रघुनाथ की आंखों से आंसू निकल पड़े। अगले दिन सेठ कैलाश ने देखा कि रघुनाथ फिर काम पर आ गया है। तू फिर आ गया? कल तो मरने वाला था। गरीब आदमी जल्दी हार नहीं मानता सेठ जी। ये सुनकर पहली बार सेठ चुप हो गया। उस रात पूरा परिवार उसी पुराने पंखे के नीचे चैन से सो रहा था। बाहर गर्मी अब भी कहर बरपा रही थी, लेकिन उस छोटे से घर में प्यार की ठंडी हवा चल रही थी।